यार स्टॉक मार्केट में आखिर पैसा बनाता ही कौन है? स्टॉक मार्केट में ना पैसा नहीं बनता। बट कैसा रहेगा अगर मैं कहूं मात्र 5 साल में 20 बिलियन इन जस्ट 5 years बनाए गए इसी शेयर बाजार में, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस, विदाउट इवन टेप रीडिंग। दोस्तों, अगर आपके गुर्दे में दम है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज मैं कुछ ऐसे कठोर सत्य आप सभी के सामने रिवील करने वाला हूं भारतीय शेयर बाजार के बारे में, जो कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये लाइव फैक्ट्स हैं। आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी अगर उस समय पे शेयर बाजार से थोड़ा भी ताल्लुक रखते या इवन न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज़ें उस समय से लोगों के सामने आ चुकी है। बट मज़ेदार बात यह है कि शेयर बाजार और पॉलिटिशियंस का जो ये संबंध है ये बहुत सालों से चल रही है, ये नया नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये एनएससी का कोलोकेशन स्कैम आ गया या अभी जो एबीजी शिपयार्ड का स्कैम आ गया, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक एंगल हमेशा लगता है, वो होता है पॉलिटिक्स। और अगर आपको लगता है कि ये आज साफ हो चुका है तो बिल्कुल गलत है। उल्टा आज के समय पे स्केल बहुत बढ़ चुका है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपके दिल को हिला के रख देगी। लेकिन कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए हम जुलाई 31 1992 के पास चलेंगे, जब एक मिनिस्टर, एक वेल नोन रिनाउंड मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। एलिगेशन लगा है कि 1 लाख रुपीस तक का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था एक फेक फ्रॉड फाइनेंशियल कंपनी को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसका नाम था फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी था ये बनाया गया था एक मिनिस्टर ने लॉबी करी विथ एन एक्स बैंकर जिसका नाम था मिस्टर रत्नाकर। और ये इन्वॉल्व पता था किस पंप एंड डंप और प्राइस रिगिंग में थे? ये इन्वॉल्व थे प्राइस रिगिंग एंड पंप एंड डंप इन द बिगेस्ट शेयर मार्केट स्कैंडल ऑफ दैट टाइम, जिसको पुल ऑफ किया था उस समय के बिग बुल मिस्टर हर्षद मेहता। और जिस मिनिस्टर, जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है मिस्टर चिदम्बरम। आई नो मैं आज कुछ पॉलिटिकल नेम्स भी ले सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये वीडियो पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर नहीं है। ये केवल और केवल वो कठोर सत्य जो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बना रहा हूँ। आपके माता पिता से जाके पूछेगा, उन सब को भी इसके बारे में भनक है। तो प्लीज़ इसे दो पॉलिटिकल पार्टीज का क्लैश ना बनाए। तो कहानी शुरुआत तो 1992 में हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी रेगुलेटर कुछ नहीं करती है, हमारा जो आरबीआई थी उसने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, ना ही हमारे गवर्नमेंट ने। और ये बात खींचते खींचते 2008 पे चले गए। आप में से काफ़ी सारे लोग 2008 को रिलेट करते, भाई लेमन ब्रदर क्राइसिस, प्रॉपर्टी में क्राइसिस। लेकिन क्या आपको पता है इससे भी बड़े बड़े धंधले उस समय पे हमारे बाजार में हो रहे थे। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ, 2008 की बात है। निफ्टी जो कि बेंचमार्क इंडेक्स होता है एनएससी का, उसका लॉन्च हुआ एसजीएक्स पे। क्या ये कुछ सही हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 2 बड़े एक्ट्स का उल्लंघन करके इस चीज को पास किया गया और एसजीएक्स को फॉर्म किया गया। वो 2 कौन से एक्ट थे? वो थे फेरा और फेमा। इन दोनों का वायलेशन किया गया और कृति चिदम्बरम जी को ह्यूज पोजीशंस बनाने का मौका मिला एसजीएक्स में। यहां पर उनके पिताजी निफ्टी के लिए अलग अलग अनाउंसमेंट्स करते रहते थे, मार्केट आवर्स में आके अनाउंसमेंट करते थे। वहीं पर एसजीएक्स को हिला के कृति चिदम्बरम जी हाँ इलीगल गेन्स करते थे यूएसडी में, ताकि काले धन को वहां पर पार्क किया जाए। इसी के साथ साथ अगर लोगों को थोड़ा सा ट्रेस बैक करना है तो मैं बता दूं, के एम अब्राहम और एम एस साहू ये कोई और नहीं थे, उस समय पे एनएससी के बहुत बड़े लोग थे जिनकी सैलरी उस समय पे शायद 40-50 हज़ार रुपए प्रति मंथ थी। ये मैं अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ। अचानक से 50-60 हज़ार रुपए की सैलरी वालों को कोहिनूर सिटी के पॉश लोकेशन पे फ्लैट्स एलोकेट हो जाते हैं, थैंक्स टू मिस्टर चिदम्बरम। और आखिर क्यों ना दे भाई, इतना बड़ा काम निकाला गया है। इस प्रकार के बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे थे। लेकिन ठहरिए, इससे बड़े वाले स्कैम तो अभी बचे हैं। और बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं इसी प्रकार के और स्कैम सीरीज वाले वीडियो लाऊं तो कमेंट्स में स्कैम लिखिएगा। जितने कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी वीडियोस आएंगे। और इस वीडियो में हम 15,000 लाइक्स टारगेट करेंगे अगर आपको अगला स्कैम रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से। ऐसा जो पूरा घोटाला हो रहा था ना, ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी चिदम्बरम जी का नाम बहुत बार उठा। एयरसेल और मैक्सिस का जो केस हुआ,
2G स्कैम जो ए राजा द्वारा किया गया उसमें भी किया गया। इनफैक्ट मैं कुकू एफएम पे भी एक बुक समरी सुन रहा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वहां पर भी आपको कुछ अंश मिल सकते हैं अबाउट हाउ दिस पॉलिटिकल ड्रामा इन इंडिया एक्चुअली रोज अप। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 1000 आवर्स से भी ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और अगर यूज़ करते हैं मेरा कोड AK50 तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। सो एक बहुत बड़े घोटाले का निर्माण हो रहा था। किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। ये 3 एंगल में ही पूरा बटा हुआ है, कंपनी, प्रॉमिसरी नोट्स और मीडिया। वेल आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं ये क्या होते थे। प्रॉमिसरी नोट्स उस समय पे विदेशियों के लिए एक मौका रहता था, एक तरीका रहता था जिससे कि वो हमारे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा डालते थे, और ये भी बुना गया था मिस्टर चिदम्बरम जी द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉमिसरी नोट्स का फायदा ये था कि अगर एग्जाम्पल लेते मैं भी जाके किसी प्रकार से प्रॉमिसरी नोट्स लेता हूं तो उस पर मेरा नाम नहीं रहता है, सिर्फ अमाउंट रहता है, और इशूइंग अथॉरिटी यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती थी। सो बेसिकली क्या होता है कि मैं गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, इन सभी के पास जाता हूं, इन्हें कहता हूं कि भाई मुझे प्रॉमिसरी नोट्स इशू कर दो और मेरे बिहाफ पे आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर दो। अब ध्यान से सुनना, ये किस प्रकार से पूरा फ्रॉड चलता था। काला धन, ब्लैक मनी, इंडिया इज ऑलवेज फेमस फॉर दैट। पॉलिटिशियंस किस प्रकार से काला धन जमा करके रखते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ऊपर से कॉल आया दिल्ली से कि भाई हवाला ट्रेडर द्वारा अपना काला धन भेजना शुरू करो। ये हवाला वाले लोग इसे US डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई भेजते थे। दुबई से ये वापस इनके ओनर्स जाते थे वहां पर, और गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अपना पैसा लगाते थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा पैसा इनके मॉरिशस के यूनिट्स में लगाया जाता था। क्यों? बिकॉज मॉरिशस के साथ हमारे देश की एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके कारण कोई टैक्स नहीं लगता था। तो स्टेप 1 काला धन हवाला के थ्रू भेजा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप 2 इन US डॉलर्स। स्टेप 3 मॉरिशस बेस्ड अकाउंट्स बना के गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज द स्टेप 4 में पैसा लगाया जाता है, और वही पैसा घुमा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। बिकॉज मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज से आता है तो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाता है। वापस पंप किया जाता है स्टॉक्स को, क्योंकि अब तो सारा काला धन हमारे मार्केट में आके लग रहा है। पंप किया जाता है रिटेल के लिए, मीडिया हाउसेस की मदद लेके उसको डंप किया जाता है, टैक्स फ्री पैसा बनाया जाता है, वापस रीरूट करके टैक्स फ्री पैसा हमारे पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स में आ जाता है। और प्रॉमिसरी नोट्स को इसी तरह बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था। वैसे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये प्रॉमिसरी नोट्स वाला जो पूरा माजरा है ये पूरी चिदम्बरम जी की देन थी। इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई इंटरनल मिनिस्ट्री से, तो या तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया या तो उनको हटा दिया गया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रॉमिसरी नोट्स को भी एक्सप्लॉइट किया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। चिदम्बरम जी स्टेज पे जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री अचानक से मीडिया को इन्फॉर्म करती है, हेलो फाइनेंस मिनिस्टर अभी अचानक से कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। स्क्रीन पे आते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि भाई हम सोच रहे हैं कि स्टील पे अपनी टैरिफ्स बढ़ा दी जाए। वहां शेयर बाजार में, लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ हो रही है। शेयर बाजार में अचानक से स्टील के प्राइसेस, मेटल के प्राइसेस, जितने भी स्टॉक्स होते धड़ 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 गिरने लग जाते हैं। अगले दिन इनका बेटा सुबह 9:15 बजे FNO में और कैश में भर भर के स्टील के स्टॉक्स उठाता है। और ठीक 2 घंटे बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से फिर एक कॉल आता है मीडिया पे कि हम एक और अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और वो आके अपने स्टेटमेंट को रिवर्स कर लेते कि नहीं, हमने फिर सोचा और हम टैरिफ नहीं बना रहे हैं। 10% गिरे हुए स्टील स्टॉक्स वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। आप खुद सोचिए फायदा किसका हुआ। वो 10% के मूव पे अगर आपने 100-200 करोड़ के FNO पोजीशंस बनाए हैं, सोचिए कितना बड़ा पैसा बना होगा। और ये पहली बार नहीं, ऐसा बार बार किया गया था, बिकॉज पॉलिटिशियंस के स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होते हैं विद कंपनीज एज वेल एज NSE। वेल चिदम्बरम जी ने ये रियलाइज तो कर ही लिया था कि नॉर्मल डील्स, कॉर्पोरेट डील से ज़्यादा पैसा अगर कहीं पर है तो वो स्टॉक मार्केट में है, और इसीलिए उन्होंने अब अपना दूसरा कदम चलाया। दूसरा कदम भी कुछ इस प्रकार से था कि अजय शाह, जो कि एक रिसर्च प्रोफेसर थे, जो चिदम्बरम जी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे,
उन्होंने पहले रिसर्च ग्रांट्स देने शुरू किए विदाउट एनी प्रूफ। वैसे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के थ्रू जब भी किसी रिसर्च वर्क के लिए ग्रांट्स जाते हैं तो बहुत सारे अप्रूवल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अजय शाह बिकॉज ही वॉज क्लोज टू मिस्टर चिदम्बरम उनसे ज़्यादा कुछ लिया नहीं गया। और मैं आप लोगों को बता दूं ये वही अजय शाह है जो अभी हाल फिलहाल में हुए को लोकेशन घोटाले में जिनका नाम उछला है। तो आप सोच रहे हैं ये मतलब सारे घोटाले 1992 से चल रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद रेगुलेटर हैजंट डन मच। हाँ, बट ये है कि 7-8 साल हो जाते घोटाले को, उसके बाद रेगुलेटर जरूर एक्शन लेते हैं। उसी समय की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट के जो सेक्रेटरी थे केपी कृष्णन, जो कि अगेन क्लोज थे मिस्टर चिदम्बरम के, सुजान थॉमस जो कि अजय शाह जो प्रोफेसर है उनकी वाइफ थी, सुनीता थॉमस जो सुजैन थॉमस की जो सिस्टर थी, वो वाइफ थी ट्रेडिंग हेड ऑफ एनएससी उस समय पे जो थे उनके, इन सब ने मिलकर प्लान किया HFT घोटाला, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कोलोकेशन स्कैम वाला घोटाला, जिसके लिए उन्होंने 2 HFT फर्म्स फॉर्म किए, इन्फोटेक और चाणक्य, और इसी के थ्रू इन्होंने घोटाला किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना ही कर पाए होंगे, तो चलिए कंटेक्स्ट आपको बिल्ड कर देता हूं। 5 साल में इन लोगों ने मिलकर बनाए करीब $20 बिलियन विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल, विदाउट यूजिंग एनी फंडामेंटल, विदाउट इवन यूजिंग टेप रीडिंग। कैसे? 2010 से लेकर 2015 के बीच में 3 पॉलिटिशियन यहाँ पे इन्वॉल्व थे। एनएससी में 92 से 95 में, एनएससी में भी 92 से लेकर 95 के बीच में इन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी, जिसके कारण इन्हें अंजाम दिया अपने HFT ट्रेडिंग के। इस HFT ट्रेडिंग से पर डे, जी हाँ, पर ट्रेडिंग डे 100 करोड़ रुपीस तक के प्रॉफिट मिंट किए जाते थे। ये होता क्या था? बेसिकली आपको जो डेटा मिलता है आपके ब्रोकर पे वो 15, 20, 30 सेकंड लेट होता है। आप जितने क्लोज होते हैं सर्वर के, आप लोगों के अलाउड नहीं होता है। एनएससी कोलोकेशन में इनको जो डेटा आपको 30 सेकंड्स पहले आता है, बाद में आता है, वो इनको 2 सेकंड में मिलता था, 1 सेकंड में मिलता था। उस 30 सेकंड में ये लोग आपसे पहले बड़ा एक्शन, बड़ा ट्रेड ले लेते थे, आपके प्री बिल्ट AMOs को हिट कर देते थे और ढेर सारा पैसा बनाते थे। अब जस्ट इमेजिन, अगर 250 ट्रेडिंग डेज भी हुआ, पर डे 100 करोड़ हुआ 5 साल तक, टोटल कम्स अराउंड $20 बिलियन, $4 बिलियन इन अ ईयर। ये $20 बिलियन अगेन जो मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट वाला धंधा बताया और मॉरिशियस रोड बताया, वहां से ब्लैक वाइट होके इन सभी पॉलिटिशियंस के अकाउंट में, इन सभी एनएससी के लोगों के अकाउंट्स में पहुंच चुका है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये सारे स्कैम किए जा रहे हैं। और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, 15,000 लाइक इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। वेल, इसी दौरान काफी IAS ऑफिसर्स को भी अरेस्ट किया गया और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ लिखा जो इस चीज को और भी अच्छे से बताता। उन्होंने लिखा, I now have further information from my usually reliable sources in the union government that the tapping of Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee and his close associate in the ministry enabled Mr. Robert Vadra, the son-in-law of Mrs. Sonia Gandhi, and Mr. Karthik, son of Mr. P. Chidambaram, to use the data thereby collected to manipulate and rig the Mumbai stock market. Earlier, these data were directly provided by the then Finance Minister, Mr. Chidambaram. I demand the SEBI be asked by the PM to initiate insider trading investigation and prosecution of Mr. Vadra and Mr. Karthik. But you know what? It was being paid a deaf ear. इन्होंने सीधे कहा कि भाई ये सारे लोगों ने सालों साल तक मार्केट मैनिपुलेट किया, मेरे पास प्रूफ भी है, एंड येट नथिंग हैपेंड। मज़ेदार बात पता है, आप यूजुअली किसी भी बड़ी एंटिटी पे कोई फॉल्स एलिगेशन लगाते हो ना, तो वो डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। बट इस पूरे माजरे पे चिदम्बरम जी ने कुछ नहीं किया। ही डिडंट इवन सू डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स विद द लीडर्स। तो आपको क्या लगता है, क्या शेयर मार्केट में आपके और मेरे जैसे लोग इन सारे शार्क्स के बीच में सरवाइव कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आज भी पॉलिटिशियंस इस तरह की धांधली करते होंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आते हैं, चाहे पॉलिसीज बनते हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ली गई पोजीशंस बाय पॉलिटिशियंस के बेसिस पे रूल आउट होते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, और इस तरह के और वीडियोस के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड सतर्क रहें, बिकॉज ये शेयर मार्केट
एक जंगल है।